हाँ हिंदी में प्लीज, हिंदी में बोल दीजिए। हमारे सभी दर्शक हिंदी ही ज़्यादा जानते हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ मैडम, लगातार पिछले 2-3 वर्षों के अंदर बहुजन समाज के जो आंदोलन हैं वो ज़मीनी स्तर पर दिख रहे हैं, लेकिन सरकार के ऊपर दबाव बना पाने में वो कामयाब नहीं हो पा रहे। क्या वजह लगती है आपको? वजह तो बहुत है, लेकिन एक्चुअली ये जो सरकार है अब बहुजनों के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से हमला कर रहे हैं। समझ ना, जैसे आज बोल रहे हैं कि 10% अपर कास्ट का आरक्षण होगा, ये एक किस्म का हमला है। लेकिन कितने साल से अभी जितना भी ज़मीन बचा है आदिवासी लोगों के पास वो भी देना चाहते हैं। जो भूमिहीन है उनके जो शिक्षा है वो प्राइवेटाइज कर रहे हैं। जो पूरा जैसे ही दलित बहुजन आंदोलन उभर के आया है, जैसे ही उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में हुआ है, उसी वक्त ये पूरा भूमि ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन उन हकों को वापस छीनने के लिए ही हुआ। आप लगातार पिछले कई दशकों से नारी सशक्तिकरण के ऊपर कार्य कर रहे हैं और मुझे लगता है आप कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़मीनी स्तर पर महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं गिराव बढ़ा है। महिला के ऊपर अत्याचार तो सदियों से चल रहा है जी, सदियों से चल रहा है। और अभी एक तरह से जो ट्रेडिशनल हमला है महिलाओं पर कास्ट की वजह से या आर्मी ऑक्यूपेशन की वजह से या पुलिस की वजह से, वो सब जारी है। और जो महिला अब वर्क स्पेस में आए हुए हैं उनके ऊपर भी हमला है। तो ये एक तरह से शायद ये पूरा जो, जैसे मैं बहुत सालों के लिए नर्मदा की घाटी में देख रही हूँ महिलाओं के साथ क्या होता है, जिनके ज़मीन छीना जाता है, जिनको गांव से भगाया जाता है। सबसे ज़्यादा असर महिलाओं पर पड़ता है ना। बस्तर के आदिवासी महिलाओं के ऊपर कितना हमला होता है, उसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ अखबार नहीं पहुँच पाते, मीडिया नहीं पहुँच पाते। जी अरुंधति, आप लगातार जैसे कि मैंने अभी कहा कि नारी सशक्तिकरण के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन लेखिका हूँ मैं, जी 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 आप सभी के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जो आज ये मीटिंग हुई है, लगभग एक बहुत बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग आज मंच पर बैठा था, क्या आने वाले समय में लगता है आपको, आपके व्यूज़ जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये पूरा वक्ता जो बुद्धिजीवी वर्ग था ये इस वर्तमान सरकार पर दबाव बनाकर अपनी बात मनवाने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, एक दृष्टि या एक व्यू ये हो सकती है, अगर हम मतलब ऑप्टिमिस्टिकली देखना चाहते हैं। ये जो 10% नया वाला आरक्षण बनाकर सरकार ने अपने ऊपर हमला किया, क्योंकि इतने सदियों से ये एक दूसरे को अपने बीच में लड़ाने की कोशिश करते हैं। ओबीसी दलित ओबीसी मुस्लिम। अब आज जो आपने देखा है, लोगों को साथ होना चाहिए, वो इस मंच पे साथ में थे। दलित भी थे, ओबीसी भी थे, मुस्लिम भी थे। अच्छा, कोई महिला तो नहीं दिखी मैंने, लेकिन वो भी है। तो एक तरह से ये हो सकता है कि इससे जिनको एक साथ होना चाहिए हो जाएंगे। जी जी शायद। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? 2019 लोकसभा चुनाव पास में है, आप करोड़ों दर्शकों को हम बहुजन चैनल्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या वो करें? देखिए, सवाल तो सभी खड़े कर रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग सवाल खड़ा कर रहा है, लेकिन जवाब भी बनते हैं। जवाब देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि सिर्फ इलेक्शन से कास्ट का प्रॉब्लम या ज़मीनी प्रॉब्लम तो ख़त्म नहीं होगा। जी जी। लेकिन इस बार मैं ये कहूँगी, जो हर व्यक्ति मन से कहा है कि अब ये देश, ये संविधान जितना खतरा में है कभी पहले नहीं था। तो अभी हमें इनको सत्ता से हटाना ही पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए भी साथ आ जाओ, लेकिन आ जाओ थोड़ी देर के लिए। बाद में ना
ये होता है लोकतंत्र में, हमें लड़ना चाहिए, आर्ग्यू करना चाहिए, एक दूसरे के साथ हमेशा गला मिला के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, लड़ेंगे, लेकिन अब इस वेकेट करने के लिए खत्म कर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये थी हमारे साथ मैडम, विश्व प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय, जिन्होंने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी हम लोगों का वी द पीपल की ओर से एक मुद्दे के ऊपर बहुत फोकस होना चाहिए कि संविधान के साथ छेड़छाड़ न हो। सारी पॉलिटिकल पार्टी के अनगिनत आंदोलनकारी लोगों के अंदर ये जो बात चल रही है, अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी गणतंत्र दिन गया है, आपने देखा होगा सारे फेसबुक में, ट्विटर में, व्हाट्सएप के मैसेजेस में, सोशल मीडिया पे लगातार इसी बात को लेकर लोग अपनी आशंका को व्यक्त कर रहे हैं। तो किसी भी सरकार के खिलाफ इतने सालों में कभी ये मुद्दा नहीं बना कि आप संविधान को बचाए रखेंगे या खत्म करेंगे। इतना ज्यादा डाउट संविधान बचेगा कि नहीं, इस मुल्क की जनता को, वी द पीपल को, मोदी जी के शासन के अलावा कभी नहीं। तो जब हमारा पार्लियामेंट का सेशन होगा, मुझे लग रहा है कि मोदी और कुछ कैस्ट्रोल का एक एजेंडा ऑफर करेंगे और कोई नया जुमला लेकर आएंगे, जॉब्स को लेकर कुछ अनाउंसमेंट करेंगे, छोटा मोटा बेरोजगारी भत्ता देने की बात करेंगे, किसानों के कर्जा को लेकर कुछ अनाउंसमेंट हो गए। लेकिन यदि उनकी मनसा ठीक होती, यदि उनकी नीयत में खोट नहीं होती, तो 4.5 साल, पौने 5 साल का जो अवसर उनको मिला था, एक सॉलिड अपॉर्चुनिटी मिला, उसमें एक फ्रंट पर तो डिलीवर करके दिखाते। डिलीवर करने का तो छोड़ो, किसानों की आत्महत्या रुकने का तो छोड़ो। अभी गुजरात में पिछले 4 महीने में 30 से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया है, उनके घर नहीं गए। तो एक प्रकार का और नया जुमला लेकर आएंगे। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं, ईवीएम का मुद्दा गर्माता जा रहा है। आप बतौर विपक्ष में होते हुए ईवीएम के मुद्दे को आगे कैसे डील करेंगे? 19,700 वोट के मार्जिन से मैं जीत कर आया। उसी दिन मीडिया को कहा था कि मुझे यदि ईवीएम और बैलेट पेपर में चूज करना है तो मैं बैलेट पेपर कर करूँगा। जीतने के बाद कहा था। हारने के बाद तो बहुत स्वाभाविक होता है, लोग हार का ठिकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। हमने जीतने के बाद ये कहा था और तुरंत पहले दिन कहा था, नतीजा आने के 2 घंटे में कहा था। क्योंकि आरएसएस और भाजपा एक फासिस्ट फोर्स है और फासीवाद का ये चरित्र रहा है, फासीवाद का ये फीचर है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस न हो। और ये आशंका सारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी व्यक्त कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईवीएम को लेकर हम लोगों का एक जेन्युइन एप्रीहेंशन है और सारी पॉलिटिकल पार्टी उस मुद्दे पर खुलकर बोले और सड़कें जाम करें, ये भी उनसे उम्मीद है। और एक जो बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, अब जब चुनाव में आप सब लोग जाने वाले हैं, की इश्यूज अगर 1, 2, 3 करके बात करें तो क्या होंगे? 2019 लोकसभा की इश्यूज तो इस वक्त पे यही है कि हर कीमत पर संविधान को बचाया जाए और संविधान विरोधी फोर्सेस को हटाया जाए। संविधान की प्रस्तावना में जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के को क्रिएट करने में जिन लोगों ने भी कंट्रीब्यूट किया बाबा साहब के साथ, उन सभी की ये जो कल्पना है कि धर्मनिरपेक्ष समाज बने, ये क्या पत्थर लेकर चलो अयोध्या? अरे हमको लाइब्रेरीज जाना है भाई, यूनिवर्सिटीज जाना है, विदेशों में जाकर पढ़ाई करनी है, छुआछूत के खात्मे के लिए जाना है, ये क्या चलो अयोध्या? 80 करोड़ से ज़्यादा लोग 2 वक्त की रोटी नहीं है, रोज के 20 रुपये से कम में गुजारा करते हैं। इन लोगों को भरपेट खाना मिले, रोटी कपड़ा मकान, इसे जैसे कोई मुद्दा ही नहीं रहा। मान के चलो इस देश में रोटी कपड़ा मकान का सवाल सॉल्व हो गया है, भाई नहीं हुआ है। 40 करोड़ लोग सड़कों पर सोते हैं, 60 करोड़ से ज़्यादा मजदूरों को मिनिमम वेज नहीं मिलता है, न्यूनतम वेतन। जिस गुजरात की असेंबली में मैं बैठता हूँ, वहाँ पर शपथ लेकर बाहर आया, उसी दिन पता चला कि वहाँ के लिफ्टमैन, सैनिटेशन वर्कर्स, क्लास 4 के एम्प्लॉइज, उनको मिनिमम वेज नहीं मिलता है। गुजरात की असेंबली के अंदर ये जो कॉन्क्रीट मटेरियल इकोनॉमिक इश्यूज है, इनके ऊपर बात हो। 2 करोड़ रोजगार मोदी जी ने नहीं दिए। जो भी सरकार सत्ता में आए, उनको पहले 100 दिन के अंदर वो 24 लाख पोस्ट जो सैंक्शन करके रखी है, वो तो रोजगार दे दे। मैं तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों से अपील करता हूँ, एक महागठबंधन के संभावित प्रोबेबल पोटेंशियल जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सभी को भी कहता हूँ कि आप लोग भी अनाउंसमेंट करिए ना कि सत्ता पर आने के 100 दिन के बाद ये 24 लोग सरकारी नौकरियों में वेतन दे देंगे। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के पैसे दूसरे कामों में खर्च होते हैं। मान के चलो किसी को पीएचसी खड़ा करना है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का बजट है ही, वो पैसा कहाँ से आता है गुजरात में? तो शेड्यूल कास्ट की वजह से। ऐसा क्यों होता है? मोदी जी का नेटिव है वडनगर, वहाँ के ऊपर उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी, बने ना, हमको कोई एतराज़ नहीं है। पैसा कहाँ से आता है? शेड्यूल कास्ट सब प्लान के पैसों से। तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान के करोड़ों अरबों रुपये सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पीछे ही खर्च हो और कहीं पे नहीं, उसको सुनिश्चित करने वाला पार्लियामेंट में कानून बने। इस प्रकार के मुद्दे के ऊपर एजेंडा सेट करना चाहिए, किसानों की आत्महत्या रुके। ये मेरा एक आखिरी सवाल, विपक्ष की लीडरशिप को लेकर आपके दिमाग में क्या कोई सवाल है? मतलब नहीं समझा।
मतलब ये है विपक्ष की लीडरशिप, अगर राष्ट्रीय लीडर चुनने की बात आए, आप क्या पहले से ऐसा कुछ सोच के जाएंगे या फिर ये चुनाव या चुनाव के बाद तय होगा? ये चुनाव संविधान बचाने वाला चुनाव है। प्रधानमंत्री के तौर पे एक्स या वाई होगा वो पसंद करने वाला चुनाव नहीं। आप क्लियर हैं इसको लेकर? इस मामले को लेकर क्लियर है। ये प्रधानमंत्री बने या फला बने वो तो व्यक्तिगत एजेंडा हुआ, भाई संविधान बचे। ये घोर संविधान विरोधी नरेंद्र दामोदर दास मोदी से इस मुल्क की 130 करोड़ जनता को छुटकारा मिले और फिर वो जाके मंजीरा बजाए उन 9 परिवारों के साथ जो इस मुल्क की 50% आबादी से ज्यादा प्रॉपर्टी हथिया कर बैठे। 21 तारीख को जो आपका कार्यक्रम प्रोटेस्ट होने वाला है, 21 तारीख को 31 तारीख को जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसकी क्या रूपरेखा है? देखिए 31 तारीख को हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। सिर्फ मैं एक लौता उसका आयोजक हूं। सारे लोग जो संविधान को बचाना चाहते हैं, सारे वो लोग जो इस आरक्षण के साथ छेड़छाड़ के चलते संविधान में छेड़छाड़ की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उसको लेकर सारे फोर्सेस जो साथ में आकर सारी पॉलिटिकल पार्टीज, आंदोलनकारी लोग, लड़ने वाले लोग सारे मिलकर ये रैली लेकर निकले, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करूँगा। मोदी आज जी जो यहाँ पे कार्यक्रम हुआ था उसको देखकर आपको लगता है कि एकजुटता आएगी और या बिल्कुल ये इस प्रकार का जो फोर्सेस का लगातार साथ आना हो रहा है। ममता जी की रैली में भी जैसे कि आप जानते हैं मैं गया था कोलकाता, और यहाँ पर भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज के लोग साथ हैं। तो सारी पॉलिटिकल पार्टियां इस मुद्दे पे कमोबेश तो एक हो रही है कि ये आरएसएस और भाजपा के लोग यदि सत्ता पर और भी आने वाले दिनों में यदि काबिज रहे तो संविधान तो गया, तो संविधान को बचाना ये एक सबको साथ लाने वाला मुद्दा बन रहा है और इसीलिए मैं उनके साथ। देखिए, मोदी हटाओ या संविधान बचाओ, इन दोनों में इम्पोर्टेंट कौन सा? संविधान बचाओ। संविधान बचाओ, बिल्कुल संविधान बचेगा तो मोदी भी हट जाएगा। मोदी हट जाएगा। अच्छा, ये 100 साल लगे इस स्टेज में आने में एक ऑर्गेनाइजेशन को, जिसको हम मनुवादी सोच कहते हैं, हमें जो है संविधान को प्रॉपर तरीके से लागू करने में हमारे पास क्या टारगेट होगा? आपके पास क्या टारगेट? हमारे जैसे 2-3-4 हज़ार लोग खड़े हो जाए और स्पीडली हो गए, स्पीड ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, 100 साल में उन लोगों ने ये अपना देखिए बेसिकली हम जब कहते हैं कि संविधान को बचाया जाए, उससे मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय? उसका मतलब ये है कि संविधान की प्रस्तावना जो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र की बात है, उसकी बात है। अब समाजवादी लोकतंत्र की कल्पना से मतलब क्या है? ये मतलब है कि भाई किसान और मजदूर का भला हो, अडानी और अंबानी का नहीं, दलित और आदिवासी का भला हो, माल्या और मेहुल चौकसी का नहीं। इसके लिए तो सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा जनता को। तो केवल संसद में बैठे हुए लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। तो आप अपने आप को कितना सक्षम समझ रहे हैं, या अपने ग्रुप को, या अपने बहुजन समाज को, या दलित और अरे यार, वी द पीपल किसको कहते हैं? ये पसीना बहाने वाले लोगों का देश है यार। यदि लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर उतर जाए तो मोदी को तो भाग जाएगा। तो आपके पास कोई रोड मैप उसके लिए तैयार है? रोड मैप तो यही है, सड़कों पर उतरा जाए, संघर्ष किया जाए। आप जिस जिले में हो, जिस तहसील में हो, जहाँ पर भी हो, किसान और मजदूर की बात करो, दलित और आदिवासी की बात करो, इस बात को और भी बेहतर तरीके से करते रहो। उनकी जो भी अस्तित्व के सवाल है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, ये जो असली मुद्दे हैं उन पर फोकस करो, न गाय बाई पे। ठीक है। महागठबंधन के लिए जो इस वक्त प्रोग्राम बनाया गया है, और आपने देखा, हम सब ने देखा, पूरे हिंदुस्तान ने महारैली की गई है, उसमें कुछ कुर्बानियाँ देने के लिए पार्टीज आती हुई सामने नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश की मिसाल हमारे सामने है। हमारी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। आपकी नहीं है, लेकिन आप कोई प्लान रखते हैं? हम तो अभी इस वक्त पे यही प्लान रखते हैं। आपके सारे आपको सलाह देना चाहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी सोच? हम क्यों सलाह देंगे? हम तो यही सलाह देना चाहेंगे कि भाई एटलीस्ट आने वाले 4-5 महीने तक कम से कम एक साथ रहिए। आगे का बात में देखेंगे। संविधान को बचाने का एक कॉमन एजेंडा हो। और हाँ, इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि आप लोग सत्ता में आकर इस मुल्क की जनता के लिए क्या करेंगे, उसका भी एक मसौदा, उसका एक ब्लूप्रिंट तो आपको ऑफर करना चाहिए। दैट ब्लूप्रिंट इज इम्पॉर्टेंट। वो ब्लूप्रिंट के लिए आप कुछ राय दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को जो संगठन में आने नहीं, सबसे पहले तो देखिए, अभी इस वक्त पे दलित, आदिवासी और बहुजन जनता क्या चाहती है? यही चाहती है कि समानता, सोशल जस्टिस है। उसके लिए अगेन क्या बात होती है? संविधान को लागू किया। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये सब कुछ पूरा बताइए क्या उन्होंने कहा? देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं उन्होंने सब में लड़ाई जो है संविधान को बचाने की जी, और जिस आरक्षण को और जिस समानता के पूरे सिद्धांत को संविधान सभा ने बनाया, बाबा साहब ने उसकी ड्राफ्टिंग की, उस पर बहुत बड़ा हमला आया है। और ये हमला बीजेपी आरएसएस की तरफ से आया है। तो वो कह रहे हैं कि इस समय
अलग अलग विचार के लोग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर इसमें भारतीय संविधान को बचाने की जरूरत है और तय करने की जरूरत है कि देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा। तो वो एक ब्रॉड यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी एकता की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जितनी जोरदार प्रतिक्रिया होनी चाहिए जनता के बीच में वो नहीं हुई है, तो इसके लिए कह रहे हैं कि सबको एकजुट होना चाहिए। लगातार तमाम तरह के प्रदर्शन भारत में पिछले लगभग 3-3.5 वर्ष से लगातार चल रहे हैं, लेकिन उनका कुछ असर दिख नहीं रहा। नहीं उसकी, क्योंकि वो एकता शायद अभी बनी क्या नहीं है। क्या सरकार पर दबाव बनाने में ये पूरी यूनिटी सक्षम हो पाएगी? निश्चित रूप से देखिए, जैसे 2 अप्रैल का भारत बंद था, उसने SC/ST एक्ट पे सरकार को पीछे हटना पड़ा था जी। तो इस बार भी अगर कोई ऐसी बड़ी यूनिटी बनती है मुझे लगता है कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और निश्चित रूप से नहीं तो अपने घर जाएगी। संविधान की रक्षा जो है वो इतना बड़ा काम है, इसमें बहुत बड़ी एकता बन सकती है मुझे लगता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद।